ऑर्गेनिजम्स अमर नहीं होते हैं, वो आखिर में मर जाते हैं। तो कौन ये निश्चित करेगा कि ऑर्गेनिजम्स प्रकृति में हमेशा मौजूद हों? हमारे अंदर एक सिंपल और एफिशिएंट सिस्टम ये निश्चित करता है कि स्पीशीज नष्ट ना हो, यानी स्पीशीज हमारे मरने के बाद भी प्रकृति में बनी रहे। मैं हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहा हूं। और न केवल सिर्फ हम में, बल्कि ये सिस्टम सभी जानवरों, पौधों और लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत जरूरी है। ये स्पीशीज का बना रहना निश्चित करता है। तो हम कहां से शुरू करें? हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझना होगा। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस वास्तव में कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस को समझते हैं। हम आसान शब्दों में इस प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए हम इस शब्द को ही दो हिस्सों में बांट देते हैं। री शब्द का अर्थ अगेन यानी कि फिर से है, और प्रोडक्शन का मतलब है मेकिंग यानी कि बनाना। तो क्या हम इस प्रोसेस को फिर से कुछ बनाने के रूप में डिफाइन कर सकते हैं? पूरी तरह से। और यहां पर क्या बनाया जा रहा है? बेशक ऑर्गेनिजम्स। अब आप कह सकते हैं कि एक नए पैदा हुए बच्चे माता पिता की तरह बिल्कुल नहीं होते, तो हम अगेन कैसे कह सकते हैं? खैर, ये वही ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, लेकिन ये वही स्पीशीज है। आम का पेड़ आम के पेड़ को जन्म देता है, जबकि एक बिल्ली बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? हर बार एक ही स्पीशीज का जन्म। तो अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? क्या यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया और विशाल व्हेल एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। अगर सभी ऑर्गेनिजम्स के शरीर का स्ट्रक्चर और अन्य लाइफ प्रोसेस में कई अंतर हैं, तो रिप्रोड्यूस करने का पैटर्न एक जैसा कैसे हो सकता है? इससे हम दो तरह के रिप्रोड्यूस करने के पैटर्न मिलते हैं। पहला प्रकार यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल सेल है जो सभी एक्टिविटीज को पूरा करता है, तो जाहिर है कि रिप्रोड्यूस भी उसी छोटे क्रीचर द्वारा किया जाएगा। तो ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस प्रकार में शरीर के अंदर सेक्स सेल्स या गैमीट्स नामक कोई भी स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। सिंगल सेल डॉटर सेल्स के निर्माण के लिए दो भागों में डिवाइड होगा। दूसरी तरफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में शरीर में गैमीट्स नामक स्पेशल सेल्स होते हैं जो नए इंडिविजुअल के जन्म के लिए फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा। उसमें हमने रिप्रोडक्शन के दो मेजर प्रकार भी देखे, और वे क्या थे? जी हां, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और ये इसके दो प्रमुख टाइप्स और एग्जाम्पल्स को स्टडी करके किया जाएगा। एक सेकंड रुकिए, क्या मैंने यहां टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा? जी हां, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अपनी कॉपीज बनाते हैं। लेकिन इससे पहले, क्या आपको लगता है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें एक स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत है? एक्चुअली हां, लेकिन अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स का क्या? उनके पास रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं? जवाब बहुत आसान है। वो बाइनरी फिशन के मेथड का उपयोग करते हैं। बाइनरी शब्द बाय शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू, और फिशन का अर्थ है डिवाइड करना। अमीबा का शरीर दो भागों में स्प्लिट हो जाता है और दो नए सेल्स बनाता है। चलिए देखें कि यह वास्तव में कैसे होता है। अमीबा के न्यूक्लियस में ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेट होता है और वैसे ही क्रोमोसोम्स का एक और सेट बनाता है। एक बार जब यह हो जाता है तो वो सेल के दोनों कोनों पर धकेल दिए जाते हैं और उसी समय पर सेल बढ़ते हैं और फैलते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लगती है और ये अंदर की तरफ जाने लगती है। इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब यह प्रोसेस पूरा हो जाता है तब सेल अलग हो जाता है और दो नए सेल्स बनाता है। इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं और ये पूरी तरह से एक दूसरे जैसे होते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व था। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम रिप्रोड्यूस करने का एसेक्सुअल मोड कहते हैं। आपको क्या लगता है कौन से और तरीके हैं जिनमें रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होगी? बडिंग। जी हां, बडिंग एक और तरीका है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा रिप्रोड्यूस करने के लिए बडिंग का इस्तेमाल करता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस में वास्तव में क्या होता है? ये एक हाइड्रा का शरीर है। क्या आप हाइड्रा के शरीर पर कुछ बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं? जी हां, यहां पर इस जगह पर बार बार सेल डिवीजन के कारण यह बनता है। इसे आउटग्रोथ कहते हैं। और इस तरह के आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? हम इसे एक बड कहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बड और ज्यादा बाहर की ओर बढ़ता जाएगा। ये बढ़ने और डेवलप होने के लिए पेरेंट हाइड्रा के सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स लेगा। कुछ दिनों के बाद बड़े हुए शरीर और टेंटिकल के साथ ये बड एक छोटे से हाइड्रा जैसे दिखेगा। नया हाइड्रा बनने के बाद क्या होगा? एक बार जब बेबी हाइड्रा पूरी तरह से बन जाएगा, वो पेरेंट हाइड्रा से छूटकर अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने लगेगा। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, जहां पर ऑर्गेनिजम्स पेरेंट बॉडी के एक बड से पूरी तरह से नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। हालांकि जब तक वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं होते हैं, ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी से अलग नहीं हो सकते हैं और न्यूट्रिशन के लिए पेरेंट पर निर्भर होते हैं। किसी भी केस में अगर बड पूरी तरह फॉर्म होने से पहले पेरेंट से अलग हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। खैर, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था दो प्रमुख प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने और उनकी गिनती बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बच्चे में उसके माता पिता के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जी हाँ, माँ और बाप दोनों के कैरेक्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमें बच्चों में रैंडम कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं जो एक ही माता पिता से आते हैं? सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ऐसा होता है। जी हाँ, इसका लॉजिक हमें जेनेटिक्स से मिल सकता है, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम खुद को इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख प्रोसेस तक ही सीमित रखेंगे। अब आप सोचते होंगे कि ऑर्गेनिजम्स में होने वाले बदलावों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे जिम्मेदार हो सकता है। इसके लिए हमें एक बार फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखना होगा। क्या आपको याद है वो क्या थी? चलिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रकार है जिसमें नए व्यक्ति को जन्म देने के लिए गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स शब्द हमारे सवाल का जवाब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम कहें कि जाइगोट गैमीट्स की फ्यूजन से बनता है तो इसका मतलब है कि नए जन्मे व्यक्ति में कैरेक्टर्स का मिश्रण होगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें पहले गैमीट्स को समझने की जरूरत होगी। गैमीट सेक्स सेल्स होते हैं और पुरुषों और महिलाओं दोनों में अलग अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं? जी हां, ये शब्द हम देख चुके हैं। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। उनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक नजर डालने की जरूरत है। इससे हमें यह पता चलेगा कि गैमीट्स कैसे बनते हैं और यह हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। शुरू करने के लिए हम उस जगह को देखते हैं जहां पर स्पर्म्स बनते हैं। इन ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स जो दोनों तरफ हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इस एक स्ट्रक्चर को टेस्टिस कहते हैं और दोनों के पैर को टेस्टीज कहते हैं, या केवल एक पेयर ऑफ टेस्टिकल्स। अब ये सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है और इनकी रक्षा करने की जरूरत है, तो इसलिए इन पर स्किन का एक कवर होता है जो बैग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है। और क्या हमारे पास इसका कोई नाम है? जी हां, बैग जैसे स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। इसलिए स्क्रोटम एक पाउच है जिसमें टेस्टिस होते हैं। अब बने हुए स्पर्म्स को फीमेल शरीर तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना होगा, तो कौन ये निश्चित करेगा कि स्पर्म्स टेस्टिस के बाहर जाएं? ये जिम्मेदारी इन कॉइल्स द्वारा ली जाती है जिन्हें हम यहां देख सकते हैं। इसे एपिडिडिमस कहते हैं और इस जोड़ी को एपिडिडिमाइड्स कहते हैं। फिर मास स्पर्म्स को इस सिंगल कनेक्टिंग लंबी कॉइल तक ले जाता है। इसे वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस इसे और आगे कहां ले जाएगा? सीधे शरीर के बाहर? जी नहीं, वो इसे इजैकुलेटरी डक्ट्स नामक एक चीज तक ले जाएंगे। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट कहां जाता है? ये एक ऐसे डेस्टिनेशन की ओर जाता है जहां पर स्पर्म्स एक पौष्टिक फ्लूइड के साथ मिल जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, हम किस तरह के फ्लूइड की बात कर रहे हैं और यहां इसकी जरूरत क्यों है? बेसिकली स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है। इसके अलावा उन्हें अपने रास्ते में आने वाले एसिडिक कंडीशन से बचने की भी जरूरत होती है। इसलिए अलग अलग ग्लैंड कुछ जरूरी सीक्रीशंस को सीक्रीट करके ये काम करते हैं।
पहला वाला है सेमिनेफरस ट्यूब्यूल्स। ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है जो स्पर्म्स को पोषण देने में मदद करता है। क्या आप इस बल्ब जैसी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो प्रोस्टेट फ्लूइड को सिक्रीट करने में मदद करता है। अब स्पर्म्स फ्लूइड में तैरते हुए यूरेथ्रा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें शरीर के बाहर रिलीज किया जा सकता है। जरा रुकिए, सभी सिक्रीशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये मटर के शेप में पाए जाने वाले ग्लैंड एक और जरूरी सिक्रीशन करते हैं। इसे कूपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अब इस सिक्रीशन के साथ सीमन कंप्लीट है। सीमन बस स्पर्म्स को ले जाने वाला फ्लूइड है। इसे यूरेथ्रा द्वारा ले जाया जाता है जो पीनिस में होता है। अब ये स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचेंगे और सभी स्पर्म्स में से केवल एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इस सिंगल स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है या फिर एक मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर है? ये एक सिंगल सेल है। हालांकि ये सिंगल सेल का स्ट्रक्चर नहीं लगता है, लेकिन स्पर्म निश्चित रूप से यूनिसेल्यूलर है। इसके हेड रीजन में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इस मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है जो तैरने के लिए एनर्जी देता है। लेकिन फिर फिजिकल रूप से तैरने में कौन मदद करेगा? ये इस टेल रीजन का काम है। टेल तैरने की एक्टिविटी में मदद करती है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक्स को समझ चुके हैं। मुझे इस प्रोसेस को जल्दी से वापस दोहराने दें। स्पर्म्स टेस्टिस द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एपिडिडिमिस नामक कॉइल का मास स्पर्म्स को वास्ट डिफरेंस में ले जाता है जो एक लंबा कॉइल होता है। वहां से ये इजैक्युलेटरी डक्ट तक जाता है जहां ये पौष्टिक फ्लूइड्स के साथ मिल जाता है। वहां से ये यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है और कूपर ग्लैंड से सिक्रीशन के बाद सीमन पूरी तरह से बन जाता है। तो हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले क्या सीखेंगे? बेशक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें उस जगह को समझने की जरूरत है जहां पर यह प्रोसेस होता है। जी हां, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं। ओवम प्रोडक्शन की जगह, फर्टिलाइजेशन और यूट्रस, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा हैं। चलिए इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण सिस्टम को देखें। क्या आपको याद है कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना कहां से शुरू किया था? जी हां, वो जगह जहां स्पर्म प्रोड्यूस होते थे। इसी तरह हम यहां भी उस जगह से सीखना शुरू करेंगे जहां पर एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ओवम। तो शुरुआत इन ओवल स्ट्रक्चर्स से होती है जिन्हें ओवरीज कहते हैं। दोनों तरफ एक एक ओवरी। क्या आपने गौर किया, ये ओवरीज इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उनसे जुड़े नहीं हैं। अगर हम ध्यान से इसे देखें तो हम पाते हैं कि उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से जो दोनों को जोड़ते हैं, ये उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से ओवम को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब वो ओवरीज से रिलीज होते हैं। लेकिन क्या उनका कोई साइंटिफिक नाम है? जी हां, उन उंगली की तरह दिखने वाले हिस्सों को फिम्ब्रियाई कहते हैं। फिम्ब्रियाई रिलीज हुए ओवम को पकड़ने में मदद करते हैं और इसे आगे मौजूद ट्यूब्स तक तेजी से पहुंचाते हैं। लेकिन ओवम को आगे पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह खुद पर नहीं जा सकता? नहीं, ये नहीं कर सकता। मोटाइल स्पर्म के विपरीत ओवम नॉन मोटाइल होता है। यह तब तक मूव नहीं हो सकता जब तक किसी दूसरे सेल द्वारा इन्हें धक्का ना दिया जाए। अब ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जिनकी हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, उनका भी साइंटिफिक नाम है। उन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। और आपको क्या लगता है उनका महत्व क्या होगा? चलिए गैस करते हैं। क्या वो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ता है? जी हां, यह निश्चित ही एक जरूरी काम है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन के स्थान होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स ही हैं जहां पर स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज कर पाते हैं और यहां से जाइगोट डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो बनता है। अब यह एम्ब्रियो आगे कहां जाएगा? लाजमी है यूट्रस में। हम जानते हैं कि यूट्रस, जिसे आमतौर पर वूम्ब कहा जाता है, बच्चों के विकास की जगह होती है। और जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो मां के शरीर से वजाइना के जरिए बाहर निकलता है। क्या हम जानते हैं कि वजाइना क्या है? ये मूल रूप से बाहर की ओर खुलने वाला एक छोटा सा रास्ता है। ये वो जगह है जहां स्पर्म्स फीमेल शरीर में एंटर होते हैं। दूसरी ओर बच्चे के जन्म के वक्त बच्चे को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है।
अब जब आपने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझ लिया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरे की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? जरा सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो आप गलत हैं। जी हां, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस सिस्टम को फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के साथ साथ बच्चे के बढ़ने और विकास के लिए डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के विकास के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में हर ऑर्गन कैसे काम करता है। एक इंसान जितने भी तरह के दर्द से गुजरता है, उनमें से चाइल्ड बर्थ को आमतौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। जी हां, एक महिला जिस दर्द से गुजरती है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम सभी ने इस दुनिया में पैदा होते वक्त अपनी मां को यह दर्द दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये जिंदगी कैसे मिली है? उन स्टेप्स को देखते हैं जिन्होंने आपको सिंगल सेल से इस स्ट्रक्चर में विकसित किया है। चलिए सबसे जरूरी प्रोसेस को देखें जिसने हमें जीवन प्राप्त करने में मदद की है। जी हां, हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम इसे आसान शब्दों में कैसे डिफाइन करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर एक जाइगोट में बदलता है। यह प्रोसेस कैसे शुरू होगा? जब बहुत सारे स्पर्म्स में से एक स्पर्म एग सेल में पेनिट्रेट करता है, तो एग कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स ये निश्चित करते हैं कि अब और कोई स्पर्म इस एग में पेनिट्रेट ना करें। इसकी शुरुआत होती है जब स्पर्म में से मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, जो इस मोटे एग सेल में पहले से मौजूद है। फ्यूजन एक कैस्केड रिएक्शन को शुरू करता है जो आगे जाकर कई सेल को डिवाइड करता है। ये सेल्स लगातार डिवाइड होते हुए एक एम्ब्रियो का रूप लेते हैं, जो आगे एक ऑर्गेनिज्म में विकसित होता है। क्या ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में एक समान होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें दो फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला फैक्ट है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गैमीट्स का फ्यूजन होता है। दूसरा फैक्ट कि जिस जगह पर गैमीट्स का फ्यूजन हो सकता है वो विभिन्न ऑर्गेनिजम्स में अलग हो सकता है। तो क्या अब हम इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? जी हां, सबसे आसान जवाब यह है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लगभग एक समान होगा, क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स शामिल है। हालांकि जानवरों में फर्टिलाइजेशन का स्थान अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसानों में मां के शरीर के अंदर शिशु बढ़ता है, मगर क्या आपने मेंढकों के बच्चों को देखा है? वो इंसानों की तरह फीमेल मेंढकों के शरीर के अंदर से पैदा नहीं होते हैं। इससे हमें फर्टिलाइजेशन की विविध प्रकार का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस केस में मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश करता है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जहां पर एग सेल मौजूद होता है। दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को उसके शरीर के अंदर पूरा करता है। मैमल्स जैसे भी हायर एनिमल्स इस तरह के फर्टिलाइजेशन दर्शाते हैं। क्या आप अब अगले प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं? जी हां, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस में फीमेल बॉडी के बाहर गैमीट्स का फ्यूजन होगा। इस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल मेंढक है। इस केस में अनफर्टिलाइज्ड एग्स पानी में छोड़े जाते हैं, जहां पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर पूरा होगा। मछली और कई एक्वाटिक जानवर इस तरह के फर्टिलाइजेशन को दर्शाते हैं। इस तरह से जानवरों में फर्टिलाइजेशन होता है। अब सबसे जरूरी बात जानने की यह है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है।